नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो अब हम बात करने वाले हैं वो मैंने लिख दिया सामने। देखिए, लोन अमाउंट जमा नहीं करवाने पर आप पर कौन सा केस होगा, बैंक आपके ऊपर किस तरह के केस दर्ज करवा सकती है और इससे बचने के क्या उपाय हैं, आज इस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल की बात है, हमारी जो इंडिया है ना, इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो लोन लेकर ही अपना काम करते हैं। कई तरह के लोन चल रहे हैं हम लोगों के ऊपर। पर्सनल लोन की बात करिए, कार लोन की बात करिए, प्रॉपर्टी कोई बनानी है, हो प्रॉपर्टी लोन हो गया, होम लोन हो गया, और पता नहीं कितनी तरह के और हज़ारों तरह के लोन हम लोगों के और भी हैं। अगर हम सिर्फ दो शब्दों में इन सारों चीज़ों की बात करें तो सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन, ज़्यादातर इन्हीं दो टर्म्स का यूज़ होता है। सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन के बारे में, ठीक है ना। अब क्या होता है कि पहले का जो टाइम था वो इस तरह का टाइम था कि आप किसी भी तरह का कोई लोन लेते थे बैंक से, तो आप जाते थे बैंक के अंदर और वहाँ पे अपनी ईएमआई जमा करवा के आते थे कि लो भाई हमारे जो किस्त है वो आप जमा कर लो। पर आज की डेट में क्या हो रहा है, लोगों के पास समय कम है और सारा का सारा काम जो है वो ऑनलाइन होने लग गया। आपको, आप अपनी दुकान में बैठे हो, अपने घर पे बैठे हो, वहीं पे बैंक के लोग आ जाएंगे, वहीं आपको ऑनलाइन सारा कुछ अप्लाई करवा देंगे और आपके खाते में, आपके बैंक के अकाउंट में लोन की अमाउंट आ जाएगी। लोन की अमाउंट आपके बैंक के अकाउंट में चली जाएगी। आप जानते हैं कि एक ये जो प्राइवेट बैंक हैं जो आपको ये लोन वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, इनसे इनको कितना बेनिफिट होता है। इनके बहुत हाई लेवल के कमीशन होते हैं इसके अंदर, बैंकों के अंदर। और जो जो बंदा आपका ये जो एजेंट बन के आता है आपके पास, और इन लोगों को कितनी तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, कमीशंस मिलती हैं, इसके बारे में तो आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। खैर, ये हमारा मुद्दा नहीं है। इस सारी चीज़ों के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर आज जिस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं वो यही है कि अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, उसको आप जमा नहीं करवाते हैं, तो बैंक आपके ऊपर किस तरह की कार्रवाई कर सकता है। अब हम आपसे यही बात कर रहे थे कि जब आपने ऑनलाइन ले लिया, बैंक से पैसा ले लिया, तो भैया फिर उसकी ऑनलाइन ही किस्त भी जमा करवानी पड़ेगी आपको, ऑनलाइन ही ईएमआई जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है। अब हम लोगों को यही होता है कि भैया हमारे बैंक के अकाउंट में पैसे पड़े होंगे और हम हर महीने की, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, हर महीने की पहली तारीख को मेरे खाते में से तुम 20,000 रुपये निकाल लेना एज ईएमआई की अमाउंट। पर भैया ये इंसान, हम लोग सभी इंसान हैं, समय एक जैसा नहीं रहता। अब कोरोना का टाइम आया, कोरोना का टाइम आया, जिन लोगों ने लोन ले रखे थे, क्या उन लोगों के लिए आसान थे उसकी ईएमआई भरना? बैंकों ने तो नहीं छोड़ा होगा किसी को भी। कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, बिजनेस हमेशा अप एंड डाउन चलता रहता है। कभी किसी की तबीयत ख़राब हो गई, बिजनेस में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया, किसी की जॉब चली गई, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि निश्चित डेट पे हर समय आपके बैंक अकाउंट में एक निश्चित अमाउंट होगा ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखो भैया, अब ये भी हो गया कि बैंक अकाउंट में पैसे भी नहीं है। अब बैंक तो जब आपको लोन दे देता है तो आपसे लोन की रिकवरी करेगा ही करेगा, जो मर्जी हो जाए। अब वो लोन की रिकवरी तो करेगा ही आपसे। अब लोन की रिकवरी किस तरह से होती है, अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि दो तरह के लोन हैं जर्नली हमारे पास, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। पहले तो इन चीज़ों को समझिए, ये क्या चीज़ होती है। सिक्योर्ड लोन वो लोन होते हैं जिसके अंदर आप कुछ ना कुछ कोई प्रॉपर्टी के कागज़ रख देते हैं। ठीक है। अगर तो आपने कोई सिक्योर्ड लोन दिया हुआ है, लिया हुआ है, और आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी के कोई कागज़ रखे हुए हैं, तो एक सरफेसी एक एक्ट होता है जिसके अंदर कार्रवाई होती है। ठीक है।
हम इसके ऊपर भी ज़्यादा नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि सरफेसी एक्ट जो है वो हमारी वीडियो का मुद्दा नहीं है। हमारी वीडियो का मुद्दा यही है कि अगर आपने लोन जमा नहीं करवाया तो अब क्या होगा। तो ज़्यादातर जो लोन की अमाउंट की रिकवरी होती है, परेशानी होती है, वो तब होती है बैंक को, जब आपने कोई भी चीज़ को मोर्टगेज नहीं किया होता है और आपने बैंक से पैसे ले रखे होते हैं। वैसे तो देखो अनसिक्योर्ड केसेस में ज़्यादातर जो बैंक है वो सरफेसी एक्ट में कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से कम लिटिगेशन में पड़ा जाए और कम से कम उनको, बैंक वालों को भी परेशानी कम हो। और आप लोगों से तो चलो उन्होंने पैसे लेने ही लेने, तो वो अपनी परेशानी कम चाहते हैं। ठीक है। अब इसको समझते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन जो था उसको आप भरने में नाकामयाब रहते हैं। आपकी 1, 2, 3, 4 कुछ किस्तें आपकी जो हैं वो बाउंस हो जाती हैं। यही होता है कि आप अपनी किस्तें जो हैं वो उसको बाउंस हो गया आपका। अब आप उसको भरने में नाकामयाब रहे। अब जो बैंक है वो आपके ऊपर सेक्शन 25 में पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट आप में आपके ऊपर केस फाइल करता है। अब क्या होता है कि आपके पास एक नोटिस आ जाता है। अब नोटिस की लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है भैया कि वो इतने छोटे छोटे बारीक बारीक अक्षरों में लिखी होती है, या व्हाट्सएवर उसका वो है कि वो आप उसको पढ़ ही नहीं पाते अच्छे से, और आप इस बात से बहुत ज़्यादा डर जाते हो। भैया डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सीधा अपने एडवोकेट के पास जाओ, उसको वो नोटिस दिखाओ कि ये क्या नोटिस आया है, हमें बताओ। एडवोकेट के पास आप जाना नहीं चाहते तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट करिए, हमें अपना नोटिस को व्हाट्सएप करिए हमें, और आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरह का नोटिस सर्व हुआ है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अब वो आपको ये समझनी है कि अगर आपके ऊपर एक ईएमआई, दूसरी ईएमआई या तीसरी ईएमआई, आप इतनी ईएमआई को बाउंस हो चुकी है, मतलब आप भर ही नहीं पाए, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है कि हर एक ईएमआई पर एक नोटिस आपको सर्व होगा। ये नहीं कि 3 ईएमआई आपकी स्किप हुई तो आपको एक नोटिस सर्व हुआ, ऐसा नहीं है। 3 ईएमआई आपकी वो स्किप बाउंस हुई तो 3 ही नोटिस अलग अलग सर्व होंगे, अलग अलग ईएमआई के अलग अलग नोटिस। पहली ईएमआई स्किप हुई, पहला नोटिस, दूसरी ईएमआई स्किप हुई, अब मैं आपको बता रही थी कि दूसरी ईएमआई स्किप हुई तो दूसरा नोटिस, तीसरी ईएमआई स्किप हुई तो तीसरा नोटिस। जो ये केसेस चलते हैं ना, जो मैंने आपको बताया पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में जो केसेस चलेंगे वो ज़्यादातर 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तर्ज पर ही चलते हैं, ज़्यादातर जो केसेस होते हैं। अब ये क्या चीज़ है, जो चेक बाउंस के जो केसेस होते हैं ना उसी तरह के केसेस ये चलते हैं आपके। चलो इसको भी हम अभी नहीं समझते हैं, पहले हम इसी चीज़ को समझते हैं। अब 138 के केसेस समझने वाला ये केस नहीं है, ये वीडियो नहीं है। अब आपको करना क्या है, अब आपको दो चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है कि अब आपके ऊपर केस फाइल हो गया, अब आपको क्या करना है। जैसे ही आपने देखा कि आपके पास सम्मन आ गया कि या तो 30 दिन का आपको समय मिलेगा कि भाई नोटिस पीरियड एक सर्व हो जाएगा, 30 दिन के अंदर अंदर बैंक कहेगा कि हमारे पैसे दे दो, तो आपको क्या करना है। देखो बेल आपको करवानी पड़ेगी चाहे जो मर्जी हो जाए सम्मन आने पर, ठीक है। तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर कोशिश करनी है कि बैंक की जो ईएमआई आपकी स्किप हो गई उसको 15 दिन के अंदर अंदर आप बैंक को दे दें।
चेक के माध्यम से देते हैं वैसे दे दीजिए, ऑनलाइन डेबिट करते हैं वैसे कर दीजिए, जो मर्जी करिए। किसी न किसी फ्रेंड से, किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से या कहीं से भी पैसे लीजिए, और जो बैंक की अमाउंट आपने ले रखी है उसको कोशिश करिए कि आप उसको भर दें 15 दिन के अंदर अंदर। अब इसके पीछे का कारण क्या है, हम क्यों बोल रहे हैं आपको? देखो, इसका कारण ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 178। दोस्तों, बात ये हो रही है कि हम आपको क्यों कह रहे हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर कोशिश करके ईएमआई जमा करवाएं। मैंने आपको बोला किसी न किसी से हेल्प भी ले सकते हैं आप। देखिए, इसका कारण जो है वो समझना ज़रूरी है। कारण इसका ये है कि कोर्ट के पास जब ये आपका सम्मन ऐसे के तरफ से सम्मन आते हैं आपके पास और केस चलना शुरू होता है, तो देखो कोई भी बैंक ऐसा नहीं है कि अपना पैसा छोड़ देता है, छोड़ो भाई ठीक है तुमने ले लिया, यूज़ कर लिया, आप जाओ अपने घर आराम से बैठ जाओ। ऐसा नहीं है। कोई ना कोई प्रोसीजर्स तो फॉलो सबको करने ही पड़ते हैं। तो अब क्या होगा कि आप वहाँ जाओगे, तो आप वहाँ जाते ही, कोर्ट में जाते ही अगर आप वो कह देते जज साहब को, जज साहब मुझे 30 दिन का नोटिस पीरियड मिला था, मैंने 15 दिन के अंदर अंदर सारी ईएमआई जमा कर दी, तो जज साहब क्या कर सकते हैं आपके फेवर में, यहाँ पे आपके फेवर में जजमेंट दे सकते हैं कि भाई ठीक है, कि उनको कह सकते हैं बैंक वालों को केस डिस्पोज ऑफ करो जी अभी इमीडिएटली, क्योंकि 15 दिन के अंदर अंदर जो ईएमआई थी उसकी अमाउंट आ चुकी है। तो ये फेवर में आपके जा सकती है बात। आपको ये नहीं सोचना यहाँ पे, अगर पता है क्या होता है, कई बार जो दूसरी केस पार्टी के एडवोकेट होते हैं, जो बैंक के एडवोकेट होते हैं, वो वहाँ पे फंसाने की कोशिश करेंगे, जज साहब नहीं आप इनको सज़ा दीजिए, आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, इनकी दूसरी ईएमआई भी नहीं भरी हुई है, तीसरी ईएमआई भी नहीं भरी हुई है। तो आपको यहाँ पे समझदारी से काम लेना है। आपने उन्हें ये कहना है कि नोटिस सिर्फ एक ही ईएमआई का भरा आया मेरे पास, मैं एक ही ईएमआई भरूंगा, दूसरी ईएमआई का नोटिस मेरे पास नहीं आया, जब उसका नोटिस आएगा तब आप बात करोगे। तो इसमें ना तो वकील कुछ कर सकेगा और ना ही कुछ और कोई कुछ कर सकेगा। तो यहाँ पे एक तो ये बहुत समझदारी से काम करना है आपको। और अब दूसरा पॉइंट समझिए कि दूसरा कारण क्या है, हम आपको क्यों कह रहे हैं कि भाई आपको ईएमआई भर देनी चाहिए। इसका कारण ये है कि आप, फॉर एग्ज़ाम्पल की बात है, आप बैठे हुए हैं पंजाब के किसी कोने में बैठे हुए हैं, वहाँ से आपने को लोन ले लिया, ऐसा मान के चलिए, ठीक है, आप कहीं पे भी रहते हो, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ कि चलो पंजाब मान लेते हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं आप, लेकिन जो ये लोन ले देने वाली कंपनी की जो हेड क्वार्टर होते हैं ना, हेड ऑफिस जो होते हैं, वो या तो दिल्ली में है, बेंगलोर में है, पुणे में है, या फिर हैदराबाद में है, ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पे, गुड़गांव में है, ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पे इनके हेड ऑफिस होते हैं। तो ये जो केस फाइल करते हैं ना, वो अपने उस पर्टिकुलर एरिया में केस फाइल करते हैं ताकि आपको हरासमेंट का सामना करना पड़े और आप डर के जल्दी जल्दी उनके जो पैसे हैं वो वापस कर दें, ठीक है। देखो, हरासमेंट तो ऑब्वियस होगी, अगर बाई चांस आपका पुणे में या फिर बेंगलोर में या हैदराबाद में कहीं जाके केस लगे, डेट लगे, वहाँ पहुँचो, वहाँ जाके डेट, अगली डेट लग जाए, फिर उसकी अगली डेट लग जाए, तो पता है क्या, वहाँ के लैंग्वेज समझ ना आए और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, ठहरने का खर्चा, ये वो, पता नहीं 50 खर्चे आ जाते हैं, आना जाने का खर्चा। तो बेटर यही है कि आप यहीं पर अपना केस का निपटारा करें, जो ईएमआई भरने वाली है वो भरिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अभी भी ऐसी हैं जो हम ऑनलाइन अभी आपको नहीं बता सकते। उसके लिए आप एक काम करिए, ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप मेरे पे इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। देखिए, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ऑनलाइन बतानी मुश्किल होती हैं, ऐसे हम नहीं डिस्क्लोज़ कर सकते, वो केस की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना कॉम्प्लेक्स केस है। आप हमें कांटेक्ट करिए, हम हर संभव आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और रहे हैं। हमारे पास पूरी टीम है जो आपकी हेल्प करेगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है वो आप हमसे डिस्कस करिए, हम इस केस में से निकलने में आपकी पूरी मदद करेंगे। तो आज तो हमने जिस टॉपिक के ऊपर आपसे बात की है वो टॉपिक आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। इस वीडियो को अच्छे से सुनिए, एक बार 2 बार सुनिए, ताकि अगर कोई भी क्वेरी अगर आपकी रह जाती है, दूसरी बार वीडियो सुनते हैं ना, तो जनरली वो वीडियो आपको समझ में आ जाती है, रीज़न समझ में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि भाई मेरे को मेरी क्वेरीज अभी भी रिजॉल्व नहीं हुई हैं, तो आप मेरे से इस नंबर पे कांटेक्ट करके आगे की कार्रवाई के लिए बात कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको बताना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है वो बहुत ज़्यादा, कि केस की गंभीरता या उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को समझे बिना किसी भी तरह की राय देना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप हमसे इस नंबर पे अपने केस को डिस्कस कर सकते हैं, या अगर आपको हमें फ़ोन करना संभव नहीं लगता है तो अगर हमारी वीडियो को 1 या 2 बार सुनते हैं तो भी बहुत सारी आपकी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। या फिर तीसरा ऑल्टरनेटिव यही है कि आप अपने जिस भी एरिया में रहते हैं वहाँ के किसी भी गणमान्य जो वकील साहब हैं उनके पास जाइए, मैडम जो होंगी या सर हों उनके पास जाइए, उनसे अपना केस, अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिस्कस करिए, अपनी फ़ाइल लेकर जाइए, जो भी कागज़ हैं आपके पास वो आप उनसे डिस्कस करिए। उसके बाद बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशन आपको उसी वक्त मिल जाएंगे, वो आगे की कार्रवाई के लिए आपको बता देंगे। पर अगर आपको फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो मैंने आपको नंबर दिया है, उस नंबर पे हमें कांटेक्ट करके आप आगे की कार्रवाई के लिए बात कर सकते हैं। हमारी जो राय है वो ज़्यादातर बहुत सारे लोगों के जो हमें कॉल्स आते हैं उन सभी कॉल्स के को इकट्ठा करके जो हम एक महत्वपूर्ण चीज़ बीच में से बाहर निकाल के हमें जो इम्पोर्टेंट लगता है उसके ऊपर हमने एक वीडियो आपके लिए तैयार की है। तो आप इसको सुनकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। बाकी आप किसी न किसी सीनियर एडवोकेट के साथ ज़रूर कांटेक्ट करिए। शुक्रिया।